कर ले इस चैनल को। बात समझ में आती है या नहीं आती? चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्या, आइए ये है पहला क्वेश्चन है क्या। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया, देखो मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ना, सॉर्ट आउट रीड करना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 25 CHS का एग्जाम आपके बिल्कुल नज़दीक ही है, तो उन चीज़ों को हम दोबारा से रिपीटेशन में क्या नहीं, कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आइए, क्या पहला क्वेश्चन, एक बच्चा है 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। एक कोई कैंडिडेट है 25 फीट उत्तर चलता है, फिर दायां घूमता है, फिर 25 मीटर चलता है, फिर दायां घूमता है, फिर 45 फीट चलता है, फिर वो बायां घूमता है, फिर 20 फीट चलता है, फिर वो बायां घूमता है, फिर 20 फीट चलता है, अतः वह अपने बाईं ओर घूमता है और फिर 20 फीट चलता है। तो वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? बच्चे आपने ऑप्शन पर नजर दौड़ाई कि इसमें हमें कोई संख्या से कोई लेना देना नहीं है, संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर बच्चे आपको संख्या से कोई लेना देना नहीं है तो आपको जो लेफ्ट और राइट है उससे ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि वो उत्तर की तरफ चला शुरू में, यहां पर आप लिख लीजिए उत्तर, फिर चला वो कहाँ, दायां, मतलब राइट चला, ठीक है। फिर 20 फीट चलता, फिर कहाँ चला वो, फिर दायां चला बच्चे, ठीक है। फिर वो 45 फीट चलता, फिर वो अपना बायां चला, मतलब कि कहाँ चला वो, लेफ्ट चला, चलिए। फिर 20 फीट चलता है, फिर वो बायां चलता, बायां मतलब लेफ्ट चलता, चलिए। फिर 20 फीट चलता है, अतः वह अपने बाईं ओर घूमता है, मतलब कि फिर से लेफ्ट चलता है। और 20 फीट चलता, अतः वह बच्चा अपना प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो कहने मतलब क्या बच्चे, हमें यहाँ पर क्या डायरेक्शन दी है, क्या है, ओनली डायरेक्शन दी है। तो हम अपना इस सवाल का सोल्यूशन हम डायरेक्शन की सहायता से निकाल सकते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आपको क्या है, जितने भी लेफ्ट राइट दिए उनको आपस में काट लीजिए। अगर आपको 2 लेफ्ट है तो 2 राइट से कट जाएंगे, 3 लेफ्ट है तो 3 राइट से कट जाएंगे। तो बच्चे आपको बचा क्या, लेफ्ट बचा। तो आपके उत्तर में, यानी उत्तर के लेफ्ट में कौन होता है बच्चे, आप बोलो सर पूर्व होता है। क्या होता है, पूरा होता है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होता है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो इसने कहा है कि एक लिशिन है, थोड़ा मैं आकृति को जूम कर लेता हूं, ये है। इसने क्या बच्चे, लिशिन को क्या है, देखो 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी आई को इसने क्या लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ है। एस को क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। और टी को क्या लिखा हुआ, उसने 4 लिखा हुआ। ई को क्या लिखा हुआ है, इसने 1 लिखा हुआ है। और एन को क्या लिखा हुआ बच्चे, 7 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इसने क्या, लिसिन में जो एल आया है उसको 5 लिखा है, आई को इसने 9 लिखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर इसने एस को क्या 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 1 एक 7 लिखा है। तो उसी प्रकार हमें क्या एक वर्ड दिया, साइलेंट, क्या दिया, एक साइलेंट। तो हमें इसका मीनिंग निकालना है। साइलेंट को हम लिख लेते हैं पहले, SILENT, साइलेंट दिया। तो इसने बच्चे एस को लिखा क्या है, आप देखो यहाँ पर एस को इसने 3 लिखा, तो आप भी एस को 3 लिख दीजिए, ठीक है। और इसने आई को क्या लिखा, इसने आई को बच्चे 9 लिखा, तो आप भी आई को क्या लिख दो, 9 लिख दो। अब इसने एल को क्या लिखा, इसने बच्चे एल को 5 लिखा, तो इसने आप भी 5 लिख दीजिए, ठीक है। और इसने ई को क्या लिखा, ई को बच्चे 1 लिखा है, तो आप ई को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख दीजिए। और एन को क्या लिखा है, इसने एन को 7 लिखा है, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। और टी को क्या लिखा है, इसने टी को क्या लिखा है, इसने टी को लिखा बच्चे 4 लिखा है। तो जौन से ऑप्शन में ये होगा वही इसका सटीक आंसर होगा। आप ऑप्शन मिला लीजिए कि ऑप्शन डी इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए चलते अपने फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपको क्या है, पहले वीडियो को पॉज करा करें, जिससे फिर उस क्वेश्चन को पढ़ा करा करें। और अब आप उस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि क्वेश्चन आपको और बेहतर वे में समझ में आता है। बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए क्या दिया है, चलते हैं जूम कर लेते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं। चलिए कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब कह रहा है कि बच्चे एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया, चलो कोई हमारा मैन है और उसने, एक आदमी ने चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर अपना 90 डिग्री वो बच्चे बायां घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। थोड़ी देर रुक, कहाँ रुक गया, यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी बच्चे क्या 13 किलोमीटर दी, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला।
बच्चे आपको पता होगा, जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ, शुरू से ही बताता आया हूँ कि आपका क्या होता है, इंगे ईस्ट होता है, इंगे वेस्ट होता है, इंगे आपका साउथ, और इंगे क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, ये तो होता है, यानी यही तो एक पैरामीटर्स होता है कि इधर आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। अब वो कह रहा है कि वो नॉर्थ में चला बच्चे 12 किलोमीटर, यानी इस डिस्टेंस में चला 12 किलोमीटर। समझना मेरी बात, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। आज जब वो 12 किलोमीटर चला तो फिर वो कह रहा है कि वो 90 डिग्री बायां घूमा। अब बच्चे बायां घूमा, तो यहाँ पर देखो, जब आप बोले लेफ्ट की बात करें तो वो घड़ी की आपको दिशा में घुमाना है, नहीं सॉरी, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। अगर बच्चे वो आपसे बोले कि राइट, तो आपको घड़ी की बच्चे दिशा में घुमाना है। अगर लेफ्ट बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। अगर बच्चे आपसे बोले कि राइट, तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे चलते। तो कह रहा है कि 90 डिग्री बच्चे बाया घुमा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा, यानी फिलहाल वो अब यहाँ आ चुका है, यहाँ ही तो आ चुका है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आती है? वो 90 डिग्री का होता है। अब वो कह रहा है कि आरंभिक स्थल और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी वो 13 किलोमीटर है। तो उत्तर से घूमने के बाद किस दिशा में है, तो यानी इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है हमारी, ये इसने 13 किलोमीटर दे दी। क्या दे दी? इसने 13 किलोमीटर दे दी। तो मैं इसको डायग्राम को रफ करता हूँ और मैं इसको बड़े वे में बनाकर दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं नीचे बना लेता हूँ, आइए। हाँ ये तो अब ये डायग्राम है, कुछ ऐसे बनने लगा। मतलब कि ये 12 किलोमीटर है और ये 13 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो आप जानते हो, अगर आपने मेरी थोड़ी बहुत परसेंटेज की वीडियो देखी होगी, अगर आपने थोड़ा सा परसेंटेज नहीं, त्रिकोणमिति की, अगर आपने त्रिकोणमिति आपको थोड़ा सा आता है, बेसिक लेवल आता है, तो आप बता दोगे सर 5 और 12 और 13 बच्चे एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता? 5 12 13 क्या ट्रिपलेट होता है, इसलिए यहां पर आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में 5 होगा। क्या ऑप्शन में 5 दिया है? आप बोलोगे बिल्कुल दिया है। क्या दिया है? बिल्कुल दिया। लेकिन अगर आप इस सवाल को बेसिक से कैसे करते, क्योंकि यहाँ अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे, क्योंकि एक सवाल के पास हमारे पास 3-4 मेथड होनी अनिवार्य हैं, जिससे कि हम एक बेस्ट वे में एग्जाम में, एक बेस्ट वे में हम उस क्वेश्चन के साथ डील कर पाए और हम अपने सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो पाए। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, मैं बेसिक और बताता हूं आपको। बेसिक बताते हैं अब जरा तुमको, बार बार बताएंगे, मैं इरेज कर देता हूं जरा इसको। आइए, ठीक है जी। अरे क्वेश्चन ही भाग गया। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन तो याद ही है। अब चलो, फिगर तो आपको याद ही थी, क्वेश्चन बताना कहाँ चला गया। आइए, ये बना था 12 और 13। तो भाई इसमें आपको पता है एक फैक्टर काम करता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस में क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब एल और के और ए क्या बला है जी, ये आपका जो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या कर्ण है, ये आपका क्या, ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनिस और ये आपका बेस है। वैल्यू रख दो। 13 का कितना होता है बच्चे? 169। एल ऐसे ही रखना था, प्लस ए स्क्वायर कितना है? 144। कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो 144 इसमें से 100 घटाएंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा आपका 25 और एल बराबर आएगा 5। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? 5 आएगा। तो आपको थोड़ी सी क्या है, आपको ट्रिपलेट की जानकारी होनी चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समय नहीं गवाते, समय आपका बहुत कीमती है, उसको जाया नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ये है, आइए इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। तो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में और आज भी ऐसा क्वेश्चन है। बेस्ट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसने कह रहा है कि उदाहरण के लिए डी को इतना लिखा है, दर्शाया गया है, जे को इतने दर्शाया गया है। इसी तरह से आपको नीचे दिए गए आपको क्या है,
मिल्क का अर्थ बताना, MILK, मिल्क का अर्थ बताना है। तो मैंने आपको कल बताया था, आइए चलते हैं। तो जैसे कि इसने आपको मिल्क का हमें बताना, तो मैंने कल ही बताया था बाई ऑप्शन, इसको हम सोल्व करेंगे। तो जैसे कि पहला ही ऑप्शन मैं लेता हूं, इसमें आपको पहला ऑप्शन था, इसमें 98 दिया, तो 98 में आपको M आना चाहिए। तो देखना 98 कहाँ पर लिखा हो, आप बोलोगे सर 9 तो ये रहा और 8 इधर से देखना है, तो भैया 98 पर M लिखा हुआ है। चलिए आगे चलिए 66 पर चलिए। क्या 66 पर मेरा I लिखा हुआ है? आप देखो 666 और 6 पर I है बिल्कुल, तो यहाँ तक मेरी बात ठीक है। अब जब ये दोनों तो बात ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है L के पास। आपको जाना है कहाँ? L के पास। तो L 7 9 पर क्या L लिखा हुआ है? 7 और 9 पर नहीं लिखा हुआ, देखो 7 9 पर L नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। क्या है ये? पहला ऑप्शन क्या आपका गलत हो जाएगा। आइए अब चलते सी ऑप्शन चेक करते हैं। चलो 9 8 पर क्या M लिखा हुआ है? 9 8 पर M लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, चलिए दिख गया आपको। क्या 8 6 पर I लिखा हुआ है? 8 6 पर I, 8 और 6 पर I ये लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है 8 6 पर I। चलिए 7 7 पर क्या L लिखा हुआ है? क्या I 7 7 पर, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 7 7 पर देखना है, 7 और 7 पर L लिखा हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ तक बात ठीक है। क्या 9 9 पर K लिखा हुआ है? 9 9 पर K, 9 9 पर बच्चे K लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन जो मैच खा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन आपका श्लोक से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। आइए अब कह रहा है कि कुछ फोन घड़ियां होती हैं, कह रहा है कि वो कुछ फोन घड़ियां होती हैं, मतलब पी फोन हो गया और ये घड़ियां हो गई, क्लॉक ले लेते हैं। चलिए अब कह रहा है कि सभी घड़ियां बंदूक होती हैं, मतलब कि सभी घड़ियां बंदूक होती हैं। कलर चेंज करते हैं एक बार। अब कह रहा है कि सभी जो घड़ियां हैं बच्चे वो बंदूक होती हैं, उसने ये बात बोली, बी ले लेते हैं इसको। तो इसका डायग्राम ये बनेगा, क्या बनेगा? इसका डायग्राम ये बनेगा। अब कह रहा है कि पहला निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष क्या दिया है? कि सभी बंदूक घड़ियां होती हैं। सभी बंदूक क्या घड़ियां होती हैं? आप एक बात बताइए, क्या सभी स्कूल के टीचर प्रिंसिपल होते हैं? ये बात वाले, क्या सभी स्कूल के टीचर प्रिंसिपल होते? नहीं होते। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कुछ बंदूक फोन होते हैं। क्या कुछ बंदूक फोन होते हैं? देखो ये फोन है, ये फोन है और बंदूक है ये वाला। तो आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या ये वाला बीच तो कुछ तो है, कुछ तो है। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या ठीक है? सेकंड निष्कर्ष इसका क्या हो जाएगा बच्चे? वो ठीक हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। बात समझ में आती है या नहीं आती है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक से दोबारा से देख लें। इस वीडियो को 2 3 3 4 4 बार देखें, आपका जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक आपका सोल्व आउट हो जाएगा। आइए 7 पर चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन करिए, मैं इसको आपको 30 सेकंड देता हूं, करिए। आइए चलिए, हो गया होगा। चलिए सभी तस्वीर चित्रकलाएं हैं। सभी तस्वीर क्या? चित्रकलाएं हैं। ये हमारी तस्वीर और ये हमारी क्या? चित्रकला। तो तस्वीर को टी से ले लेते हैं और चित्रकला को ले लेते हैं हम सी से। ठीक है। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, मैं मार्कर चेंज करता हूं। कोई चित्रकला बच्चे कोई सस्ती नहीं है, ये रहे। कोई जो चित्रकला है वो सस्ती नहीं है, मतलब कि जहां डॉट है वहां पर क्या है? आपका नोट है। ये तो बात हुई। तो ये हमारा क्या? सस्ती है, सस्ती एस ले लेते हैं। चलो इसको, ठीक है। अब इससे हमें निष्कर्ष निकालना, ये हमारा क्या बन चुका है? डायग्राम बन चुका है। क्या बन चुका है? ये डायग्राम बन चुका है। तो कह रहा कि कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। अब कह रहा कि कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, तस्वीर ये रही सस्ती है और ये तस्वीर
कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। अब क्या ये यहाँ तक था। अब एक बात बताइए मुझे, क्या इसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा? क्या इसका इफेक्ट क्या यहाँ पर आएगा? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या इसका इफेक्ट यहाँ तक आएगा क्या? बताइए मुझे। बिल्कुल आया। अगर बच्चे किसी स्कूल का प्रिंसिपल, किसी स्कूल का अगर प्रिंसिपल अगर नेगेटिव है तो उस स्कूल के टीचर भी नेगेटिव होंगे। जैसा प्रिंसिपल चाहेगा वैसे तो काम होगा, तो इसलिए बच्चे इसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा। आएगा। तो अब देखिए, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। यहाँ डॉट आ गया, जहाँ डॉट है वहाँ पर नोट है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आपका जो पहला जो स्टेटमेंट है, जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए, तो कह रहा है कि कोई चित्रकला तस्वीर नहीं है ना, सभी चित्रकलाएं तस्वीर हैं। ये देखो, सभी चित्रकलाएं क्या तस्वीर हो सकती हैं? सभी चित्रकला तस्वीर नहीं हो सकती बच्चे कभी भी। क्या सभी स्कूल के प्रिंसिपल टीचर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बच्चे। इसमें क्या आपका केवल सी ही निहित है, केवल क्या फर्स्ट ही क्या है इसका आंसर होगा, क्योंकि स्कूल में तो प्रिंसिपल एक ही होगा, एंटायर एक ही होगा। एक स्कूल है, क्या एक स्कूल के अंदर सभी टीचर प्रिंसिपल हो जाएंगे? नहीं, उसमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल होगा। ऐसा कह सकते हैं कि सभी टीचर, यानी आप क्या कह सकते हो कि सभी प्रिंसिपल टीचर हैं, तो आप कह सकते हो कि सभी जो स्कूल में है उसमें से आपका एक ही तो प्रिंसिपल होगा। क्या सभी प्रिंसिपल हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। आइए, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये रहा, आपको बताना है कि चीन भारत एशिया में से कौन सा होगा। चीन भारत एशिया, एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है चीन भारत एशिया में कौन सा सबसे बेस्ट होगा। चीन भारत एशिया। अब एक बात बताइए कि आप एक दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली, ये दिल्ली है, और दिल्ली में आपने नाम सुना होगा राजीव चौक का। क्या वो दिल्ली के अंदर है? तो वो कहाँ आएगा? वो इसमें ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा उत्तम नगर, तो आप ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब पार्ट क्या है कि आप क्या है, कैसे बनो। दिल्ली के अंदर हमारे दो स्थान हैं, आपका एक तो करोल बाग और एक आपका क्या उत्तम नगर। तो आपका डायग्राम ऐसे ही तो बनेगा। तो मुझे अब एक बात बताइए कि चीन भारत एशिया, एशिया एक क्या है? आप बोलो सिर्फ महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम कि एशिया के अंदर हमारा चाइना भी आता है और एक हमारा इंडिया भी आता है। तो इसका डायग्राम दी बेस्ट कौन सा होगा? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करिए, मैं इसको टाइम देता हूं आपको 30 सेकंड का। इस सवाल को सोल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आने लग रहा होगा मुझे एक बार बताइए। चलिए 30 सेकंड देता हूं मैं आपको। आइए, ये कह रहा है कि टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, तो इसमें से आपका क्या है, क्या कॉमन आने लग रहा होगा? बच्चे एक बात बताइए, ये आपका विद्यार्थी है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी विद्यार्थी क्रिकेटर यानी क्रिकेट खिलाड़ी हो, यानी कुछ विद्यार्थी उनमें से क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं। बात सिंपल समझ में आई कि एक विद्यार्थी है, एक मान लीजिए आपका एक कॉलेज है, क्या सभी कॉलेज के छात्र क्रिकेट खेलेंगे? नहीं, इम्पॉसिबल है। यानी कुछ क्रिकेट खेलेंगे, कुछ हॉकी खेलेंगे, कुछ टेनिस खेलेंगे। तो हम अपनी संभावना के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि सभी आपने बना दिया, यानी जो बात हो सकती है, जो बात यानी पॉसिबल है, उसी को ही हम पर यहाँ पर फॉलो करके दिखाना है। इम्पॉसिबल के बारे में हमें यहाँ पर इम्पॉसिबल यानी जो संभावनाएं हैं उनको हमें अपनी व्यक्त नहीं करना है। आइए, तो बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं टेनिस प्रशंसक। अब एक बात बताइए, जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, ऐसा हो सकता है कि दो गेम, एक व्यक्ति दो गेम को फॉलो करे, ऐसा हो सकता है। तो क्या टेनिस प्रशंसक वाले क्रिकेट खिलाड़ी को फॉलो करेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस को करेंगे, लेकिन है तो दोनों विद्यार्थी। तो इसका डायग्राम आपका फिर ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका क्या मतलब है,
मैं कलर चेंज करके बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है कि कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं और क्रिकेट खिलाड़ी कुछ टेनिस भी हो सकते हैं और टेनिस वाले कुछ विद्यार्थी भी हो सकते हैं। यानी इसमें तीनों का घोलमोल है। क्या है? तीनों का एक घोलमोल है। बात समझ में आती है या नहीं आती? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये कह रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको ये कह रहा है कि P को प्लस लिखता है, Q को माइनस लिखता है, R को भाग और S को ये लिखता है। तो मुझे इसका मतलब बताना है क्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास का नियम लागू करना होता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर साना होगा, अगर आपको ना लिखा दे तो बोर्ड मास का रूल लगाना, अगर वो कह दे कि इसमें बोर्ड मास का नियम लागू नहीं है तो आपको अपनी तरीके से सोल्व करना है। तो इसलिए मैंने इसके भी आपको लिए मॉक टेस्ट में 2 क्वेश्चन डाले हैं, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है एक और बेहतर वे में हो सके। आइए, जैसे कि बोर्ड मास, तो बोर्ड मास बो ब्रैकेट यानी डी होता है आपको भाग देना, m मल्टीप्लाई a एड s सब्ट्रैक्शन। तो आपको पहले क्या करना है? डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। इसी नियम को फॉलो करके अपना क्वेश्चन क्या है आपको सॉर्ट आउट करना है। क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की भूमिका, कैसे सोल्व करेंगे? आइए, अब कह रहा है कि 18s, तो जहां पर आपको ये कैपिटल अक्षर दिए इनकी जगह हम आपको चिन्ह रखने। अब कह रहा है कि बच्चे 18, तो इसने s को क्या बोला है? आप बोलोगे गुणा बोला है। चलिए, फिर है 36, फिर इसने क्या r को क्या बोला है? r को क्या बोला है? इसने बोला है r को भाग बोला है। क्या बोला है? भाग। कितना है? 12 है। फिर उसके बाद फिर इसने बोला क्यू को क्या बोला? माइनस बोला है। फिर क्या 6। पी को क्या बोला? इसने प्लस बोला। तो आपको ये सोल्व करना है, ये लाइन आपको सोल्व करनी है। तो मैंने क्या बताया, पहले आपको डिवाइड को सोल्व करोगे तो 18 गुणा 3 36 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस 7, 18 3 54, 54 हो गया यहाँ से, और यहाँ से एक घटाओ कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा? 55 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर बच्चे? वो 55 होगा। क्या आंसर आने लग रहा होगा? 55 आंसर होगा। बात समझ में यहाँ तक आती है नहीं आती? तो आपको लॉजिकल वे में इन सवालों को सोल्व करना है। अगर आपको ये मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चैनल को दबा के शेयर करें, जैसे कि मैं आपके सामने मैं मोटिवेट हो चुका हूँ और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपको मॉक टेस्ट के अंदर, ये है, और इसने साफ साफ कह दिया कि इसने क्या है, इसने बोला है कि अगर वो r को माइनस ले, a को प्लस, इसको भाग, इसको c, तो इस समीकरण का मूल क्या होगा? बोर्ड मास का नियम लागू नहीं है। बात समझ में? अगर वो कह दे कि बोर्ड मास का नियम लागू नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन सोल्व करोगे। अब कैसे सोल्व करेंगे? आइए चलते हैं थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन को, ये नहीं, पहले तो छोटा ही ये। आइए, अब कह रहा है कि 25 और ए को क्या लिखवाना है? वो प्लस लिखवाना है। फिर आएगा 37, सी को क्या लिखाएगा? गुणा, फिर आएगा 2, फिर क्या बी को क्या लिखाएगा? बी को बी भाग, फिर क्या है 4, आर को क्या लिखाया उसने? माइनस। ये सोल्व करना है और इसको सोल्व करते हैं। आइए, तो इसमें एक बात बोलिए कि आपको बोर्ड मास का नियम लागू नहीं करना है। क्या है? बोर्ड मास का जो नियम है वो लागू नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? तो आपको यहां से स्टार्ट करोगे इक्वेशन को सोल्व करना, यहां से स्टार्ट करोगे तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे, कितना आएगा? 62 आएगा। 62 गुणा 2 भागे 4 माइनस 1, इसमें क्या 132, कितना आएगा? ऐसे 30 बार 31 बार चला जाएगा, ये आएगा 224 आएगा, भागे 4 माइनस 1, 4 4 3 12 यानी 31 बार चला जाएगा। जब 31 बार चला जाएगा, ये चला गया बच्चे आपका कितना? 31 बार,
-1 बराबर कितना आएगा 30, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका 30, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आती है या नहीं आती? तो देखते हैं ऑप्शन में 30 है या नहीं। 30 आंसर में है या नहीं? तो 30 है। तो बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो आपको क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना। अगर आपको कह दे कि बोर्ड मास ना लिखा दे तो आपको बोर्ड मास से सोल्व करना है। अगर वो कह दे कि आपको बोर्ड मास के नियम से सोल्व लागू नहीं है तो आपको यहाँ शुरू से ही स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से इक्वेशन को आपको सोल्व करते चले जाना और एंड में जैसे चिन्ह आए उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल क्या सोल्व करना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं। आज इसने कि बोला है कि 12 + 10 को इसने लिखा 125 लिखा है, ठीक है जी। तो इसमें कहीं ना कहीं गुणा का खेल है। अगर मैं 12 में अगर 10 की गुणा करता हूँ तो इतना तो मुझे समझ में आता है कि 120 आएगा। हो सकता है इसने 5 अपनी तरफ से लगा दिया हो, मैं 5 लगा देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। आइए फिर 11 और 8 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, कितना आएगा 88 आएगा। फिर इसे क्या लगा हुआ है 5 लगा हुआ है, हो सकता है इसने 5 लगा दिया हो भाई, मैंने 5 फिर से लगा दिया। तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब कह रहा है कि 16 की अगर मैं आपसे 15 में गुणा करूंगा कितना आएगा 240 आएगा। 5 और जोड़ दो। क्या ये ऑप्शन में है? आप बोलो सर बिल्कुल है। कहाँ पर है? ये छुपा बैठा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो आपको लॉजिकल पता लगाना है कि ये सवाल कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो आपको गंदी नज़रों से सवाल को देखना है। आपको यानी एक दया के भाव से क्वेश्चन को नहीं देखना, एक गंदी नज़रों से, एक इरिटेट नज़रों से उस क्वेश्चन को देखना है कि जब क्वेश्चन को आप किसी व्यक्ति को इरिटेट से देखते हो तो वो क्या होता है, लज्जित होकर के वो अपना आप सॉल्व हो जाता है। तो आपको वही कंडीशन फॉलो करनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? हाँ जी, ये है। क्या है? पढ़िए क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का ये। एक मेंढक एक 20 फीट गहरे कुएं के तल पर है, तल, और वो प्रतिदिन, और वह प्रतिदिन क्या, और वह प्रतिदिन 3 फीट उछलता है, 2 फीट क्या नीचे फिसलता है। इस दर से मेंढक कुएं के शिखर तक कब पहुंचेगा? अब एक बात बताइए, आपका प्यारा सा ये है कौवा, इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। मेंढक यहाँ है इस टाइम। मेंढक क्या करता है, 3 फीट चढ़ता है, 2 फीट नीचे गिरता है, 3 फीट चढ़ता है, 2 फीट ऊपर चढ़ता है। कहने का मतलब है वो तो 1 फीट ही चल पा रहा है। सिंपल भाषा में आपने वो, आप क्या है 3 फीट ऊपर चढ़े, 2 फीट नीचे फिसलिए, तो आप तो एक ही है, तो 1 फीट चल पा रहे हो कुल, और एक ही तो फीट चल पा रहे हो। मतलब कि वो मेंढक क्या है, एक ही मेंढक और एक ही यूनिट चल रहा है। और आपको अगर इस सवाल का सॉल्यूशन चाहिए तो यानी जितना फिट वो ऊंचा पहले कंडीशन में चलता है, आपको जो टोटल फिट है उसमें से उसको घटा कर लिखना है, 20 - 3 करके लिखना। कितना आएगा वो 17। पहले आप उससे 17 फीट चढ़ाओगे, पहले से 17 फीट चढ़ाओ, बाद में 3 फीट जोड़ देना तो 20 आ जाएगा। यानी एक मेंढक एक चलता है तो 17 कितना चलेगा, 17 फीट 17 में चलेगा। लेकिन कितने दिन लग जाएंगे उसे? 17 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आती है? लेकिन काम तो अभी शेष है। क्या है? काम तो अभी शेष है। काम कितना शेष है? अभी 3 शेष है। लेकिन मेंढक एक दिन में चढ़ कितना पा रहा था? 3 फीट चढ़ पा रहा था, यानी 3 फीट चढ़ जाएगा। कितने दिन में? 1 दिन में। तो इधर 20 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 18 दिन। यानी उस मेंढक को 18वें दिन वो 12 से बाहर निकल कर पहुंच जाएगा। या सीधे सिंपल में कह दीजिए कि वो मेंढक जो है आपका कहाँ पर, एक शिखर पर पहुंच जाएगा। तो बात समझ में आती है नहीं आती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो। आइए, अब क्या सवाल दिया है इसमें, पढ़िए। इस सवाल का भी सॉल्यूशन दीजिए। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब जिसे कहते हैं। अब क्या कह रहा है ये कि एक टोकरी में कुछ फूल है जी, ठीक है, और वो हर मिनट के बाद दुगने हो जाते थे, 30 मिनट के बाद टोकरी भर जाती है।
तो कितने मिनट के बाद टोकरी आधी भरी हुई है, कितने मिनट के बाद वह टोकरी जो है आपकी क्या है, आधी भरी हुई है, कितने मिनट के बाद वो क्या है, टोकरी आधी भरी हुई है। तो आपको ये बताना है। अब एक बात बताइए, आधे क्या करेंगे इसमें 15 मिनट आंसर लगाई जाएंगे, लेकिन वो क्या है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब मेरी एक बात सुनिए कि एक ये टोकरी है आपकी, ठीक है, और कह रहा है कि मैंने पहले एक फूल डाला और ये 1 मिनट के बाद दुगना हो गया, दुगना हो गया। तो ऐसी टोकरी जब आधी भर जाएगी तो टोकरी आधी भरेगी कब? पूरी टोकरी भरी है 30 मिनट में, ये भर गई जी, ये भरी पड़ी है। अब मुझे ये टोकरी क्या आधी भरानी है, तो आप बोलोगे सर इसको आप क्या, ये क्या 29 मिनट में क्या आधी नहीं भर जाएगी? क्योंकि जैसी ये 29 मिनट में आधी भरेगी तो अगले मिनट में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो पूरी भर जाएगी। तो इस टोकरी को भरने में, यानी इस टोकरी को आधा होने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 29 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 29 मिनट लगेगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया आपको? चलिए आ गया होगा तो चलते हैं आगे। आइए, ये क्वेश्चन भी है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। आपके सामने ये दिया किस अंक की समान आवर्ती है, मतलब समान आवर्ती मतलब कि कौन सा नंबर सेम बार रिपीट हुआ है। ऐसे वे कौन से नंबर हैं जो कि समान इक्वल पर रिपीट हुए हैं। तो पहले मैं संख्या लिख लेता हूं। पहले हम देखते हैं 8। 8 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है जी। चलिए 6 कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 1 बार रिपीट हुआ है और 2 बार। 6 भी आपका 2 बार रिपीट हुआ। चलिए 5 क्या बार रिपीट हुआ है? 5 1 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ, यानी ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक सीक्वेंस है जी। अब आइए 3 कितनी बार रिपीट हुआ? तो 3 1 बार रिपीट हुआ है, 1 बार रिपीट हुआ है। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तो वो नंबर छांटने हैं जो कि समान बार रिपीट हुए हैं, तो ये तो गलत हो गया। आइए 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 2 बार रिपीट हुआ, ये रहा। और 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 3 हुआ है आपका 1 बार रिपीट। तो ये भी हमारा क्या है? गलत आंसर है, क्योंकि हमें तो वो नंबर छांटने हैं जो कि समान बार रिपीट हुए हैं, जो इक्वल बार रिपीट हुए हैं, तो ये भी गलत है। आइए 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2। आप बोलो तो सर 3 बार रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। 4 कितनी बार रिपीट हुआ? 4। तो 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ 4। 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन है 8 6 5। ये एक ऐसे नंबर हैं जो कि एक साथ यानी समान संख्या में ये रिपीट होने लग रहे हैं। बात क्लियर समझ में आती है? ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? एक बार चैनल को यानी एक बार लाइक कर दें। आज हम इस वीडियो का जो लाइक हैं वो 10 लाइक रखते हैं। मुझे आशा है कि आप 10 लाइक तो कर ही देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन है मिरर इमेज का। यानी आपका जो है बहुत ही अच्छा मैंने मॉक टेस्ट बनाया है, आप आशा भी नहीं कर सकते ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर डाले हैं। अब ये है इसके सामने ये मिरर लगा हुआ है और ऐसी आकृति क्या बने। अगर जो आपने मेरा अगर बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा तो मैंने बताया जो आपका पास है वो पास रखना है, ऐसे बनेगा, फिर बीच में से एक ऐसे है, ऐसे है ये। तो ऐसी आकृति आ कहाँ रही है? सिर्फ कहाँ आ रही है? यहाँ पर आ रही है। देखो ये वाली आकृति है, ये वाली डी आकृति बनेगी कि जो दूर है, देखो ये दूर जा रहा है तो इधर भी देखो ये दूर जा रहा है। जो का पास क्या है? तो पास ये है, तो देखो पास ये भी मिरर के, तो इसलिए ये आंसर ये हो जाएगा। यानी जो पास है उसको पास रखना और जो दूर है बच्चे उसको क्या दूर रखना है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये भी एक मिरर इमेज का है। आइए इसमें क्या होगा बताइए जल्दी से फटाफट, वर्बली वर्बली कीजिए। अब ये देखो इसमें क्या है, मिरर के पास ये पूंछ है इसकी, तो आपको देखना है कि या ये फिगर आ सकती है वहां पर। देखो ये दोनों फिगर तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो देखो मुंह इसके बिल्कुल पास है, लेकिन पास नहीं है, वो दूर जाना है, मुंह उसका दूर जाना। तो इसका क्या आएगा, अब आपको देखना है। ये तो हो नहीं सकता। अब एक बात बताइए, इनमें से कौन सा होगा, दोनों की आकृति सेम है। देखो इसमें क्या है, कुछ बड़े दिए हैं ये वाले, देखो इसमें कुछ छोटे दिए हैं, देखो ये वाले पंख से इसके छोटे दिए हैं, तो छोटे बड़े का अंतर है, इसलिए इसका क्या डी आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है छोटे दिए हैं, देखो ये वाले क्या दिए हैं, छोटे दिए, इसलिए इसका क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इसकी आकृति बना के दिखानी क्या है। तो देखो इसमें क्या है, पास क्या ये है पास, तो इसके पास ये वही बनेगा। तो ऐसा कौन सी आकृति है, या तो ये आकृति है या ये आकृति है, ये दोनों क्या है, फ्लॉप है, ठीक है। और ये आकृति हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें दोनों लट्टू क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं, ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये भी गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी आपको क्या है, क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सोल्व करना, ऐसा नहीं है पहले हम उसकी आकृति बनाएं, फिर इसको सवाल को सोल्यूशन दें, फिर हम इसका आंसर लिखें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इतने तो आपका टाइम निकल जाएगा, तो आपको बाय ऑप्शन इसको सोल्व करना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन बेहतर अंदाज में मैंने लिए हैं। ये रहा पेपर कटिंग का क्वेश्चन, आप कैसे करोगे। अब मुझे एक बात बताइए सीधी सी, तो मैंने एक बात बताया था कि ये ऐसी पूरी आकृति बननी है, तो मैंने बताया था कि जहां पर आपको ये आकृति खोलनी है वहां पर आप क्या मिरर लगा दो, क्या लगा दो, मिरर लगा दो। तो जब ये यहाँ पर क्या ये चार बिंद की ऐसे आ जाएंगी, चार नहीं एक, चार बिंद की ऐसा आ जाएंगे, एक दो तीन और एक यहाँ आ जाएगी। जब मिरर लगेगा तो सेम एक बिंद की यहाँ भी आएगी और एक एक ऐसे भी रखी जाएगी, तो सेम ऐसे आएगी। तो ऐसी कहाँ है, इसमें तो ऐसा है नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। अब जब ये ऐसा आएगा तो दो बिंद की यहाँ है, तो दो बिंद की ऐसे सेम भी आएंगे इक्वल, तो यहाँ तो सिर्फ दो बिंद की दिए, ये भी इनलॉजिकल है। ये क्या, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे, इसका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है। मैंने बताया था जहां पर आपको पेपर कटिंग के अंदर कोई आकृति पूर्ण रूप से खोलनी है, वहां पर आप क्या मिरर लगा दीजिए, क्या मिरर लगा दी, आपका आंसर 100% ठीक आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब एक बात देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा आपको, कुछ दिखा इसमें। देखो ये वर्ग था, इसके अंदर त्रिभुज था, लेकिन अगली आकृति में क्या है, अगली आकृति में क्या है, त्रिभुज बाहर आया, उसके अंदर वर्ग बन गया। इसमें क्या था, ये आयत बाहर था, सर्किल बाहर है, तो इस आयत के अंदर क्या सर्किल नहीं बन जाएगा। कौन सा इसका आंसर होगा बच्चे, इसका ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। बात समझ में आती है या नहीं आती है, चलिए आती है। तो चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन। अब आइए चलिए मैं इसको समझाता हूँ। ये सिमिलरिटी का वर्बल में एक सिमिलरिटी चैप्टर होता है, उससे क्वेश्चंस है। आप इसको सवाल को कैसे सॉल्व आउट करोगे। देखो इस आकृति का जो संबंध इससे होगा तो उसी आकृति संबंध इससे होगा। देखो यहाँ पर गोला था, गोला का यहाँ पर आयत बन गया, ठीक है। और ये जो चौसी ऊपर जा रही थी ये नीचे आ गई और एक सर्किल का रूप धारण कर लिया, और जो सर्किल था वो त्रिभुज बन गया, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर सर्किल दिया है, तो सर्किल का क्या बनेगा, आयत बनेगा। ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन कट चुके हैं। चलिए आयत बनेगा। अब इन ये भी ऊपर सर्किल दिए, इनका क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो इसमें तो ये हो ही नहीं सकता, तो इसका क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर था, डी ऑप्शन इसका आंसर था। बात क्लियर समझ में आती है या नहीं आती। चलिए आगे होगी ये बात समझ में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काउंटिंग ऑफ फिगर से है क्वेश्चन है, बताना इसमें कितने फिगर हैं, बताया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो मैं पहले ऊपर की बात करता हूँ, मार्कर चेंज करके बात करता हूँ मैं। देखो ये 1 2 3, चलो मैं बना लेता हूँ इसका आकृति को। ये बताना, तो अब मैं कलर चेंज करता हूँ, क्या है तो 1 2 3, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ऐसे आप काउंटिंग करनी, फिर इनको जोड़ दें, 3 2 5 और एक क्या आएगा 6, 6 हो गए, 6 हो गए। और ये क्या है 1 और 2, 6 और 2 यहाँ से आए, कितने हो गए, कितने हो गए बच्चे, 3 हो गए। अब इसमें 3 हो गए। अब ये देखना है कि आपको इसमें कोई आगे भी क्या त्रिभुज बना हुआ है, मुझे आप ये देख कर बताइए। मैं आपको समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए क्या इसमें और त्रिभुज रह गए क्या अभी, क्या रह गए? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं रहे। तो कितने, 6 और 3 कितने होते हैं बच्चे, 9 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आती है या नहीं आती? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे इसमें गिनने हैं। इसमें गिनने हैं, बनाते हैं इस फिगर को भी। आइए मैं ज़रा बनाता हूँ। आइए क्या है, इस त्रिभुज को आप इधर बनाइए, ये ऐसे यहाँ पर आएगा, ये कर लेना मर्ज। अब 1 और 2 पहले से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इससे भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इससे भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो 9 त्रिभुज तो होगी, ठीक है। 9 फिर इनके देखो कंप्लीटेशन से बनेगा। देखो एक ये रहा 10, ये बनेगा 11, एक क्या बनेगा 12, ये क्या बनेगा 13, एक बड़ा वाला बनेगा 14 बनेगा। तो 14 हो गए। और एक और कौन सा बनेगा इसमें त्रिभुज, दोबारा गिनते हैं ये। इससे कितने बने, 3 बने। इससे कितने बने, 3। और इससे कितने बने, 3। तो 9 तो बन गए, एक फिगर के अंदर 9 बने। अब एक बात बताइए, क्या इन फिगर के फॉर्मेशन से भी कोई बनेगा? आप बोलोगे एक ये बन गया 9 और एक ये बन गया आपका बड़ा वाला 10, ठीक है। और कौन सा बनेगा, एक ये बना आपका 11 और एक इसका बना ये 12 और एक ये बना आपका 13 और एक ये बना आपको 14 और एक बड़ा बड़ा वाला बना आपका कितना, 15। तो इसमें है कितने त्रिभुज बच्चे, 15 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें, 15 त्रिभुज हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं। अपना प्यारा सा क्वेश्चन है ये है डाइस का। ये कह रहा है कि लाल फलक के आगे, लाल फलक के सामने कौन सा रंग होगा। आइए तो इसे डाइस का क्वेश्चन है। तो आप यार लाल रंग फलक के सामने क्या होगा, तो आपको ढूंढना है कॉमन। दो डाइस को ले लीजिए, आपको उसका आंसर आ जाएगा। इन दो से लेता हूं मैं। देखो गुलाबी यहाँ पर है, गुलाबी यहाँ पर है। तो गुलाबी से चलिए, गुलाबी से आपको बच्चे ऐसे घूमना है, ऐसे। इसको भी आपको ऐसे घूमना है। चलिए गुलाबी, गुलाबी, चलो गुलाबी ऑरेंज है, फिर आपका रेड है, फिर आपका पील वाई है, ये ले लेते हैं। फिर इधर से चलिए, गुलाबी है, रेड के आगे आएगा ब्लैक बी और वाई के आगे है नीला ब्लू, ब्लू आएगा। तो रेड का आगे क्या आया,
ब्लैक आया, तो ब्लैक कहाँ पर है, यहाँ पर। कहाँ पर है ब्लैक, वो यहाँ पर होगा। बात समझ में आती है या नहीं आती। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 25 पर। ये भी मैंने डाइस से ही लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि एक घन की 3 स्थितियां हैं, एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो कॉमन ढूंढ लीजिए, कॉमन ढूंढ लीजिए कि कॉमन क्या ढूंढे, 2 के सामने निकालना मुझे। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, देखो यहाँ पर ये 4 और ये 4। तो आपको डाइस ऐसे चलना है, ऐसे 4 के बाद क्या आएगा, फिर 1, फिर आपका आएगा 6। इधर से देखिए 4 के बाद क्या आएगा, फिर इसका आएगा 2, फिर क्या आएगा 1। देखो 4 और 1 कॉमन है, 4 1 कॉमन है, तो फिर क्या बचे यहाँ पर, 2 बचे, यहाँ पर क्या बचे 6। तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। 6 आंसर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, वो 6 होगा। बस में आई। तो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर आपको अपनी तैयारी में 4 चांद यानी आपको इंप्रूव दिखता है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।